और वो साक्षात एकदम अकेला जो सबकी आंखों का तारा सितारा रहा है मरने तक, लेकिन वो दिन शायद उसने कभी नहीं सोचे थे। वही एक जलाओ, एक शान जो चेहरे पे, गुलाबी रंग उनका, और वही मुस्कान जो लाखों लोगों का दिल थाम दिया करती थी, वो सब वैसे ही था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपके वो केवल कहाँ है, आहूजा जी कहाँ हैं? बोलते सब की छुट्टी कर दिया हमने, को आमदन नहीं, को काम नहीं, तो उनको तनख्वाह कहाँ से देना है। तो थोड़ा बुरा तो लगा, बोलते लेकिन मुझे किसी बात का गम नहीं है। गम इस बात का है कि आप लोग आए हो और आपके मित्र जो हैं ये पंजाब से, चंडीगढ़ के पास से इतनी दूर से आए, और मैं इनकी उस तरह शायद इनकी सेवा खातिरदारी नहीं कर सकूंगा जो शायद इनके दिलो दिमाग में कहीं बैठी होगी। उन्होंने हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगी। आप मानोगे नहीं, मुझे भी आज तक यकीन नहीं होता। बहुत बार उनके पास गया, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, भाइयों जैसे रिश्ते थे, लेकिन ऐसा होगा ये कभी मैंने भी नहीं सोचा था। और राजेश खन्ना नीचे उतरे, मैंने खिड़की से बाहर जाके जो मेन रोड की तरफ उनके घर से जो रास्ता मेन रोड पे मिलता था उसकी तरफ देखा तो राजेश खन्ना मारुति 800 वाइट कलर की खुद चला के जा रहे हैं, और 10-15 मिनट के बाद वापस आए। एक बड़ी कोका कोला की बोतल, एक लिम्का की बोतल, और खुद अपने आप ऊपर आए लेके, और बड़ी खुशी से उन्होंने वो गुलाब का फूल वो बच्चों को जो बेटी थी गुरुग्राम की उनको दिया। अपने हाथों से उनको पूछ के, बेटा आप क्या पियोगे, लिम्का पियोगे, कोक पियोगे? वो गिलास में अंदर जाके किचन से, पेंट्री से गिलास उठा के लेके आए, उनको अपने हाथों से डाल के पिलाया। अंदर से मैं रो रहा था और बाहर से मैं हंस रहा था, लगा रहा था कि ये हमारा सुपरस्टार, इतने अच्छे दिल का आदमी, इतना अच्छा मेहमान नवाज, और पता नहीं सरकारी एजेंसीज के क्या चक्कर होते हैं, क्या इनकम टैक्स की ऐसी प्रॉब्लम होगी जो इसको ऐसे दिनों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, एक और गुरुवार और एक और नई कहानी लेके आपके सामने मैं बलजीत परमार अपनी यूट्यूब चैनल बलजीत परमार फॉर यू को लेके आपके सामने हाजिर हूँ। अच्छा तो नहीं लगता हर बार आपको कहना कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपना व्यूज़ दीजिए, अपना व्यू पॉइंट्स दीजिए, अपने ख्यालात दीजिए, अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है वो बताएंगे तो हमें एक मौका मिलेगा अपने आप को और सुधारने का, अच्छा करने का, और आपकी जो मापदंड है उसके ऊपर खरा उतरने का। खैर, आज मैं जो एक इसको किस्सा नहीं कहूँगा, मैं इसको कहानी भी नहीं कहूँगा, ये कुछ ऐसी दास्तां है जो कभी कभी मुझे बहुत दुखी करती है ज़िंदगी में। मैं बहुत कम निराश होता हूँ और बहुत कम ऐसी बातें करता हूँ जिससे किसी के दिल को या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, कोई आदमी दिल से कमज़ोर हो या उसकी आंखों में आंसू आए। लेकिन इनमें से जो आज मैं किस्सा सुनाने जा रहा हूँ उसमें से एक उसका जो हिस्सा है, पहला जो पार्ट है, वो थोड़ा ऐसा है कि मेरी भी उसको याद करके कभी कभी आंखें नम हो जाती हैं। बात 1990 की है, दिसंबर का महीना, और मुंबई में कोई बाकी प्रांतों की तरह सर्दी गर्मी का इतना फ़र्क नहीं होता है, लेकिन दिसंबर का महीना थोड़ा सा मुंबई में बाकी महीनों से अच्छा होता है। जब गर्मी कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होती है, एक खुशगवार जैसा मौसम मुंबई में गिना जाता है दिसंबर के महीने में। तो मेरे एक मित्र हैं, आज भी हैं, गुरवरयाम सिंह उनका नाम है। 1990 में वो पंजाब में चंडीगढ़ के नज़दीक एक खरड़ तहसील है, उस तहसील के वो तहसीलदार हुआ करते थे। 1992 में वो पीसीएस सेलेक्ट हो गए, और पीसीएस अफसर बनने के बाद वो पंजाब के अलग अलग शहरों में कहीं एसडीएम रहे, कहीं म्यूनसिपल कमिश्नर रहे, कहीं मोहाली के एस्टेट ऑफिसर रहे,
कभी एडिशनल डीसी रहे, कभी एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रहे और ज़्यादा समय उन्होंने अमृतसर में गुजारा। मेरे बचपन के दोस्त हैं, स्कूल में कॉलेज में हम एक साथ पढ़े, उसके बाद नौकरी भी साथ में की। उसके बाद मैं मुंबई चला गया और वो यहाँ नौकरी करते रहे और अल्टीमेटली रिटायर होने के समय वो पंजाब के डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन थे और सेक्रेटरी कल्चर थे पंजाब सरकार के। बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट गिने जाते हैं, अच्छा नाम कमाया है उन्होंने। 1990 में वो मुंबई में अपने फैमिली के साथ घूमने आए। उनके साथ उनकी बीवी, जिस कारण उनकी बड़ी बेटी 5 साल की होगी तभी, और उनका बेटा छोटा वो 3 साल का था। तो ये घूमते घूमने मुंबई आ गए, हजूर साहब देख करते। तो मैंने उनको एक गेस्ट हाउस में ठहराया वहाँ। तो एक दिन उनको मुंबई दर्शन के लिए जब मैं लेके जा रहा था, तो हम मुंबई के बांद्रा खार एरिया से निकल रहे थे मेरी गाड़ी में। तो अचानक मैंने जब एक खास एरिया आया तो वहाँ लेफ्ट साइड में देखा तो राजेश खन्ना का ऑफिस में तो बहुत बार जा चुका था, तो मेरी ऐसे निगाह पड़ी अंदर, तो देखा कि मर्सिडीज गाड़ी वहाँ पे खड़ी है। तो हम लोग वहाँ से खार डांडा एरिया से निकल रहे थे, तो अचानक वहाँ रास्ते में राजेश खन्ना का ऑफिस आता था। एक बहुत बड़ा होटल था एक ज़माने, वहाँ पे सीजर पैलेस, और उसके साथ बहुत बड़े फिल्मों के लेखक, डायरेक्टर, राइटर हुआ करते थे, राजेंद्र सिंह बेदी, उनका घर भी पास में था। तो उसी एरिया में 100 गज दूर पे लेफ्ट साइड में राजेश खन्ना का ऑफिस था। उस 7 फ्लोर की बिल्डिंग थी, ऊपर के 2 फ्लोर, 6 और 7 फ्लोर थे वो राजेश खन्ना के पास थे, नीचे कुछ और लोग रहते थे। तो वहाँ से निकलते ही मैंने देखा, अचानक निगाह पड़ी तो राजेश खन्ना की मर्सिडीज कार वो छोटे से गलियारे में खड़ी थी। तो मैंने गुरुग्राम को बोला कि अगर आपको इच्छा हो तो राजेश खन्ना लगता है कि अपने ऑफिस में ही हैं, तो अगर आप चाहें तो उनको मिल लिया जाए। तो बोलते बहुत बढ़िया बात है, हम तो जुहू बीच जा रहे थे घूमने के लिए। तो हम इम्प्रॉम्प्टू अचानक प्रोग्राम बना तो अंदर चले गए। तो 6th फ्लोर पे गए, 6th फ्लोर पे बेल बजाई। तो नॉर्मली ये होता था कि जब हम वापस जाते तो दरवाज़ा खुला होता था, ऑफिस बहुत बड़ा स्टाफ था उनका। 6th फ्लोर पे जो बैठते थे लोग, और 7 फ्लोर पे अंदर से गोल सीढ़ी घूम के ऊपर जाती थी। उनका जो पेंट हाउस था उसके हिसाब से ड्यूप्लेक्स फ्लैट बनाया हुआ था। तो खुद देखा तो राजेश खन्ना ने खुद दरवाज़ा खोला। मैं बहुत हैरान कि आगे नौकर, चाकर, पीए, सेक्रेटरी वो दरवाज़ा खोलते थे, आज पहली बार खुद राजेश खन्ना दरवाज़ा खोल रहे हैं। बड़ी गर्मजोशी से हमारा उन्होंने स्वागत किया, खैर मकदम किया, हमें अंदर बुलाया। ड्राइंग रूम जो छोटा था ऑफिस का, जो रिसेप्शन थी, उसमें बैठाया। और मैं देख रहा था कोई नौकर चाकर नज़र नहीं आ रहा था। वो दिन थे जब राजेश खन्ना के ऊपर इनकम टैक्स का शिकंजा कसा हुआ था। उनका अपना बंगलो जो था, आशीर्वाद, जो इतने उन्होंने इतने अपनी इच्छा से बनाया था अच्छे दिनों में, वो भी सील किया हुआ था सरकारी एजेंसियों ने। उनकी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, दफ्तर सब एक हिसाब से बंद पड़े थे। वो शख्स जिसको पूरा फिल्म इंडस्ट्री, पूरा हिंदुस्तान एक सुपरस्टार के नाम से जानता था, हज़ारों लाखों लड़कियां उनको अपने खून से खत लिखा करती थी और हर आदमी उनको मिलना चाहता था, उनके दर्शन करने चाहता था, उनकी चौखट पे नमाज पढ़ने जाता था। और वो शख्स आज एकदम अकेला, जो सबकी आंखों का तारा सितारा रहा है मरने तक, लेकिन वो दिन शायद उसने कभी नहीं सोचे थे कि ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे जो हमने उस दिन देखे। खद्दर का कुर्ता पैजामा, कोई हाथ में घड़ी नहीं, कोई मोबाइल फ़ोन तो थे ही नहीं वहाँ पे, कोई भी ऐसी कोई शानो शौकत वाली बात उनके पर्सनैलिटी से, उनके शरीर से नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन हाँ, चेहरे पर रौनक वही थी, वही एक जलाओ, एक शान जो चेहरे पे, गुलाबी रंग उनका, और वही मुस्कान जो लाखों लोगों का दिल थाम दिया करती थी, वो सब ऐसे ही था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपके वो
केवल कहाँ है, आहूजा जी कहाँ हैं। बोलते सब की छुट्टी कर दिया हमने, को आमदन नहीं, को काम नहीं, तो तुमको तनख्वाह कहाँ से देना है। तो थोड़ा बुरा तो लगा बोलते, लेकिन मुझे किसी बात का गम नहीं है। गम इस बात का है कि आप लोग आए हो और आपके मित्र जो हैं ये पंजाब से, चंडीगढ़ के पास से इतनी दूर से आए, और मैं इनकी उस तरह शायद इनकी सेवा खातिरदारी नहीं कर सकूंगा जो शायद इनके दिलो दिमाग में कहीं बैठी होगी कि हम जाएंगे तो ऐसे होगा। उन्होंने हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगी कि आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं जो आपके लिए जो कर सकूंगा ज़रूर करूंगा। तो हमें बोले आप 5 मिनट रुकिए, तो मैं नीचे जाता हूँ, आपके लिए कुछ सामान लेके आता हूँ। आप मानोगे नहीं, मुझे भी आज तक यकीन नहीं होता। बहुत बार उनके पास गया, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, भाइयों जैसे रिश्ते थे, लेकिन ऐसा होगा ये कभी मैंने भी नहीं सोचा था। और राजेश खन्ना नीचे उतरे, मैंने खिड़की से बाहर जाके जो मेन रोड की तरफ उनके घर से जो रास्ता मेन रोड पे मिलता था उसकी तरफ देखा तो राजेश खन्ना मारुति 800 वाइट कलर की खुद चला के जा रहे हैं। और 10-15 मिनट के बाद वापस आए, एक बड़ी कोका कोला की बोतल, एक लिम्का की बोतल, एक लाइम की बोतल और कुछ कुरकुरे वगैरह इस किस्म की, पॉपकॉर्न्स का पैकेट और वेफर्स वगैरह बच्चों के लिए, और साथ में एक गुलाब का फूल कहीं से लेके आए साथ में। तो खुद अपने आप ऊपर आए लेके, और बड़ी खुशी से उन्होंने वो गुलाब का फूल वो बच्चों को जो बेटी थी गुरुग्राम की उनको दिया। अपने हाथों से उनको पूछ के, बेटा आप क्या पियोगे, लिम्का पियोगे, कोक पियोगे। वो गिलास में अंदर जाके किचन से पेंट्री से गिलास उठा के लेके आए, उनको अपने हाथों से डाल के पिलाया। फिर हमें कोक जो भी हमने पीना था हमें पिलाया, और बोले कि मैं शायद आपको चाय पीने की आदत होगी, कुछ साथ में समोसे खाने भी अच्छे लगते होंगे, कुछ आपको मिठाई का भी शौक़ होगा, लेकिन सॉरी आप बिना बताए अचानक आए। लेकिन बलजीत मेरे भाई जैसा है, आप मेरे भाई जैसे हो, तो आपको मैं जितना कर सका हूँ इसी को आप मानना और बुरा मत मानना। तो हम सब ने वो एंजॉय किया। राजेश खन्ना जी के साथ उन्होंने फ़ोटो खींची अपने कैमरे के साथ जो गुरुग्राम लेके आए थे साथ में। उन्होंने बड़े आराम से, बड़े ठरम्मे से बाकायदा पोज बना के बच्चों को अपनी गोद में उठा के 5 साल के 3 साल के बच्चों को फोटोग्राफ खिंचवाई। और मुझे अंदर से मैं रो रहा था और बाहर से मैं हंस रहा था, लगा रहा था कि ये हमारा सुपरस्टार, इतने अच्छे दिल का आदमी, इतना अच्छा मेहमान नवाज, और पता नहीं सरकारी एजेंसीज के क्या चक्कर होते हैं, क्या इनकम टैक्स की ऐसी प्रॉब्लम होगी जो इसको ऐसे दिनों का सामना करना पड़ रहा है। इसका कुछ हल निकल सकता था, निकालना चाहिए था सरकार को। टैक्स की कोई गड़बड़ है, जो अकाउंटेंट्स रखे होते थे उनके हिसाब से बराबर नहीं है, तो उसकी सज़ा आप राजेश खन्ना को क्यों दे रहे हो। तो ये बात मुझे बहुत दिनों तक बहुत बुरी लगती रही। उसके बाद हम जब हमें आने का समय हुआ तो हमें नीचे तक छोड़ के हमारी गाड़ी तक हमें बिठा के फिर राजेश खन्ना वापस वही खद्दर का, मैं देख रहा हूँ उस आदमी की पीठ, खद्दर का कुर्ता पैजामा, जो आदमी एक ज़माने में हमेशा सिल्क के कपड़े पहना करते थे। सो दोस्तों, ये एक ऐसा मंजर था जो मैं नहीं देखना चाहता था, लेकिन एक हालात से या एक एक्सीडेंटली मुझे वो सब देखना पड़ा। फिर हम लोग आए, गाड़ी में बैठे, हम लोग जुहू बीच देखने के फिराक में थे। तो जुहू भी जाते 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 अचानक एक जगह पे हम लोग रुके, एक दुकान पे चाय वाय पीने के लिए, रेस्टोरेंट में। तो गुरुवर हमने कहा कि अब ये मीटिंग तो बहुत अच्छी रही, दिल पे बोझ भी है, तो ऐसे काम करते हैं, आप फ़ोन करके देखो अगर धर्मेंद्र पाजी के साथ कोई मुलाकात हो सके, उनके घर जाने का सबब बने तो मैंने उस रेस्टोरेंट से धर्मेंद्र के घर पे फ़ोन किया। वो कुदरती उस दिन घर पे थे,
तो हमने कहा हम जुहू बीच जा रहे हैं, वहाँ से घूम के आपके घर पे आते हैं। बोलते नहीं, पहले आप मेरे घर पे आइए, यहाँ से फिर आप जुहू बीच जाइए, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आप मानोगे नहीं कि गुरुग्राम और उसकी फैमिली को इतना अच्छा लगा कि चंद लम्हा पहले हम सुपरस्टार राजेश खन्ना के घर पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और थोड़ी देर के बाद हमें तरम्पा जी के घर पे जाने का अवसर प्राप्त होने वाला था। तो हम उनके घर पे गए और आप मानोगे नहीं कि जो बातें राजेश खन्ना ने कही थी कि वो हमारी सेवा किस तरीके से करना चाहते थे, वही सब कुछ हमें तरम्पा जी के घर पे मिला। वो डाइनिंग टेबल पे उन्होंने समोसे, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, पकौड़े और मट्ठी वगैरह सब कुछ, और साथ में लकली उनकी बीवी प्रकाश बहन जी भी घर पे थी। तो ये लेडीज़ जो थी वो सोफ़ा पे बैठ गई, मैं गुरुग्राम और दोनों और तरम्पा जी हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ गए। 2 घंटे हमने वहाँ पे जो बिताए। धर्मबाजी को उन दिनों में पोइट्री लिखने का शौक़ हुआ था, हिंदी में कविता लिखने का। तो 2 घंटे तक हमें पाजी अपनी पोइट्री सुनाते रहे और वाकई बहुत अच्छी पोइट्री थी। हम ये नहीं कह सकते वो टाइम पास कर रहे थे, उसमें एक वजन था, पोइट्री में एक बात थी। तो वो हमने वहाँ पे सोच रहे थे कि ये अगर समोसे और रसगुल्ले हमने कहीं राजेश खन्ना के अच्छे दिनों में वहाँ खा लिए होते तो शायद हम यहाँ खाने से इनकार कर देते, कह देते कि नहीं जी हम तो वहाँ से खा के आए हैं, अब खाने की हिम्मत नहीं है। खैर 2 घंटे से ज़्यादा समय हमें वहाँ लगा। वहाँ फिर हमने गुरुग्राम ने बच्चों ने फोटोग्राफ खिलाई और वहाँ से हम निकले, जुहू बीच गए। तब तक अंधेरा हो चुका था थोड़ा थोड़ा। तो जुहू बीच पे बच्चों को अंधेरे में घुमाया और वहाँ से कुछ इन्होंने और कुछ खरीदो फरोख्त की थोड़ी बहुत। तो वहाँ से हम निकले काफ़ी लेट, 9:30 10 बजे रात के बज गए थे। तो फिर गाड़ी में बैठे निकले। तो हॉलीडे इन में मैं काम करता था, तभी कर चुका था हॉलीडे इन में, तो काफ़ी जान पहचान थी उस समय। तो मैंने कहा चलो एक कॉफ़ी का कप हॉलीडे इन की कॉफ़ी शॉप में बैठ के पी के फिर घर वापस चलते हैं। तो हम लोग हॉलीडे इन चले गए, वहाँ पे हमने कॉफ़ी पी। वो बेचारे पुराने जो एम्प्लॉइज़ थे जो मुझे जानते थे, उन्होंने बिल भी नहीं लिया हमसे, वो कॉम्प्लीमेंट्री हमें उन्होंने कॉफ़ी पिलाई हमें। वहाँ से वापस आ रहे थे तो एक जगह ऐसी है जुहू में कॉर्नर पे जहाँ राज बब्बर का घर है। तो आते आते वहाँ भी हमने देख लिया कि उनके घर की बत्तियाँ जल रही थी, फर्स्ट फ्लोर की भी ग्राउंड फ्लोर की भी, बेंगलोर राज बब्बर का कॉर्नर पे। तो मैंने ऐसे गुरुमुनि को पूछा कि अगर आपकी इच्छा हो तो एक रिस्क लेके देखते हैं, अगर राज बब्बर घर पे हैं तो इनको मिल लेते हैं। बोलते बहुत बढ़िया बात है, वो तो हमारी बरादरी के हैं, हमारी कुछ दूर से कुछ रिश्तेदारी भी है उनसे, लेकिन मिले कभी नहीं। मैं क्या चलो ये तो अच्छी बात है, इसी बहाने उनको मिल लेते हैं। तो हम गए तो राज बब्बर के छोटे भाई कुक्कू ने दरवाज़ा खोला, बोला हाँ भाई साहब घर पे हैं आइए। हम बैठे, राज बब्बर जी आए, बातचीत हुई। बोलते कहाँ जा रहे हो? हम बोला घर जा रहे हैं अभी। बोलते ये घर जाने का टाइम है क्या? ये तो अभी 10 बज गए रात के, तो खाना खा के जाना आप, हम भी खाना खाने वाले हैं। तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमें खाने के टेबल पे बैठा लिया। उनकी वाइफ नादरा, उनका बेटा, उनकी बेटी, साथ में कुक्कू और हम सब लोग बैठ के वहाँ खाना खाने बैठे। जो बातें चली फिल्म इंडस्ट्री की, ज़िंदगी की, पॉलिटिक्स की, लिटरेचर की, थिएटर की, आर्ट्स की, पंजाबी की, पंजाब की, जहाँ जहाँ हमारे पुराने रिश्ते थे। और रात के आप मानोगे नहीं 1:30 बजे तक हम रात के राज बब्बर के घर पे बैठे रहे। बच्चे दोनों सो गए, हमें नींद कहाँ। ऐसे दिन ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते। ऐसे कभी कभी ऐसे दिन ज़िंदगी में आते हैं जो आपको हमेशा याद रहते हैं, आपके जन्मदिन की तरह, आपकी सालगिरह की तरह, आपके बच्चों के जन्मदिन की तरह। और कुछ वैसे ख़ास दिन होते हैं, आज़ादी का दिन या किसी बड़ी शख्सियत के पैदा होने का दिन, कोई त्यौहार का दिन। वो दिन मेरे लिए कुछ इसी किस्म का था जिस दिन मैंने राजेश खन्ना के साथ कुछ पल गुजारे। उसके बाद धर्मबाजी के साथ इतना अच्छा समय बिताया। उसके बाद इतनी देर तक, रात तक राज बब्बर के उसके परिवार के साथ
तो मुझे कभी लगता है कि शायद ये नसीब वाले लोगों को ही अच्छे लोगों के साथ बैठने उठने का नसीब मिलता है, अच्छे दिन मिलते हैं और वो दिन आपके लिए यादगारी दिन बन के रह जाते हैं। एक अफसोस हमेशा रहेगा कि अगर वो दिन राजेश खन्ना के अच्छे दिनों वाला होता तो शायद वो दिन और भी यादगारी होता। इन्हीं कुछ पुरानी यादों के साथ एक बार फिर आने वाले गुरुवार तक आपसे इजाज़त लेता हूँ। जाने के पहले फिर आपसे अपील करता हूँ कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको आगे बांटिए, शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए और अपने विचार हमें ज़रूर भेजते रहिए। इन बातों के साथ अगले हफ्ते तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद।